नमस्ते तदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों अमेरिका अब शायद हाइपरसोनिक हथियारों से काफी भयभीत हो रहा है, जिसके पीछे का कारण उसने खुद गिना दिया। अमेरिका के सांसद ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में चीन, भारत और रूस काफी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अब इतना प्रभावशाली नहीं रह गया है उन्नत तकनीकी के क्षेत्र में। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब अमेरिका तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रभावशाली था और अमेरिका ने कहा कि हम अपनी तकनीकों में सुधार भी कर रहे हैं और हाइपरसोनिक के क्षेत्र में ये देश काफी तरक्की कर चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि मैक 5 या फिर आवाज की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार से चलती हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमले की स्थिति में ये अपना रास्ता बदल सकते हैं। इन मिसाइलों की स्पीड और दिशा में बदलाव करने की क्षमता बेहद सटीक और ताकतवर होती है और यही वजह है कि इन्हें ट्रैक करना और हवा में मार गिराना असंभव होता है, खास करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। हाइपरसोनिक हथियार दो तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा क्रूज मिसाइल। हालांकि दुनिया का फोकस इस वक्त ग्लाइड व्हीकल्स पर है, क्योंकि ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे छोटी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसके बाद इसे मिसाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अमेरिका को भी अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में माइंड्स बैठते हैं। हम चाइना की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना तो रिवर्स टेक्नोलॉजी वाला देश है। रशिया को हम यहाँ पर जरूर एक प्रभावशाली देश कह सकते हैं और उसने अपनी कई हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण करके दिखा दिया है। और वहीं भारत ने भी अपने आप को यहाँ पर साबित किया है कि इस क्षेत्र में भारत किसी से कम नहीं है। दरअसल अमेरिका की तकनीक पीछे क्यों हो रही है, इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन मैं आपको देना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर लोगों के अंदर जो पहले काम करने की एनर्जी होती थी या फिर काम करने का जज्बा होता था, वो कम हो गया है। वो अब विलासिता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो एमएनसीज होती हैं, यहाँ पर भारतीयों को काम आउटसोर्स किया जाता है। अगर ये काम वो अमेरिका के लोगों को देंगे तो वो काफी अच्छा खासा चार्ज करेंगे। तो इसलिए ये जो बाहर की कंपनियां, जो यूएस की कंपनियां जो भारत में अपने बीपीओस खोल के बैठी हुई हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि भारत के लोग कर्मठ होते हैं। तो यही एक रीजन है हर क्षेत्र में। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, ये बहुत चर्चाओं में बन रहा है, क्योंकि लगातार ये इस तरीके की बेवकूफी वाले काम कर रहा है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हाल ही में जो OIC की मीटिंग हुई वो पाकिस्तान में हुई, जिसमें खास बात ये थी कि चाइना का विदेश मंत्री भी पहुंचा हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि इनको कश्मीर के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि OIC ने कहा क्या। OIC ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के हल के बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति संभव नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी बोल OIC बोल रहा है। ये मुस्लिमों का संगठन है दोस्तों, जो उनके हित का सोचता है। इस मीटिंग से कुछ दिन पहले एक हिंदू लड़की को वहां पर मारा जाता है, उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं की। भारत में जो हिजाब इशू उठा था उस पर इन्होंने अपना ज्ञान पेला। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो इस चाइना सबका मसीहा बनकर वहां पहुंचा हुआ था, उइगर मुसलमानों को इनसे हाल पूछ लो, इसने क्या करके रखा हुआ है। डिटेंशन कैंप में डाल रखा है, कोई आजादी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये सब ना दुनिया को घुमाने वाली कोशिश की जा रही है। कोई मानवाधिकार एग्जिस्ट नहीं करता, कोई UN की पावर नहीं चलती, सबने देख लिया है। लेकिन OIC जैसा ये जो संगठन है, जो अपने आप को इस्लामिक सहयोग संगठन कहता है, आज तक ये संगठन फिलिस्तीन का मामला नहीं सुलझा पाया। बहुत सारी चीजें आपस में लड़ रहे हैं ये देश, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनको इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि इनको कोई जरूरत नहीं है भारत के आंतरिक मामले में दखल करने की। बड़े आए एशिया में शांति स्थापित करने वाले, वो भी कश्मीर के बिना। जेनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट यानी कि UNHC के 39वें सत्र के दौरान कश्मीर के चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता जुनैद कुरैशी ने अक्साई चीन का मुद्दा उठाया। जुनैद कुरैशी ने कहा कि अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा है। जुनैद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अक्साई चीन के हिस्से पर चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है। चीन इस एक्ट को अब औपचारिक रूप से चीन के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर की मान्यता मिलनी चाहिए, यानी कि COK। चर्चा के दौरान जुनैद कुरैशी ने यह भी कहा कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर परिषद का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिस पर कई सालों से परिषद में बहस होती आई है। उन्होंने कहा कि अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के 20% से अधिक क्षेत्र में फैला है, जो आकार में भूटान के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र और उसके अलग अलग अंग जैसे मानवाधिकार परिषद ने अक्साई चीन पर चीन के अवैध कब्जे की अनदेखी की है। संयुक्त राष्ट्र में जुनैद कुरैशी के तर्कों को सुनने के बाद चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने कहा कि जुनैद कुरैशी जो बयान दे रहे हैं वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है और ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने कहा कि जुनैद की बातों पर ध्यान न दिया जाए। बता दें कि श्रीनगर के जुनैद कुरैशी ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक है। वे कश्मीरी मानवाधिकारों पर बात करते हैं। बता दें कि 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन के करीबन 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन का मुद्दा भारत और चीन के बीच एक अरसे से चला रहा है। चीन इसे अपना हिस्सा बताता है, वहीं भारत चीन की मांग का खंडन करता है। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, अब धीरे धीरे COK का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बहुत अच्छा है जुनैद के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेना की तरह दिन रात काम करता रहता है और अब लिपुलेख में चीन बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का काम पूरा कर लिया है। बता दें कि 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो जाएगी। दोस्तों उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, वहां के धारचूला में उत्तर भारत को चीन से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है
और लिपुलेख जो रास्ता है यानी कि लिपुलेख मार्ग का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और चीन सीमा तक भारत ने अपनी सड़कों को बनाकर अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। और यही नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान अग्रिम चौकियों पर वाहनों से आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, एएमसीए के प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू हो चुका है। अभी तक जो कयास लगाए जाते थे कि बनेगा, फाइलें घूम रही है, जो भी है, लेकिन अब काम स्टार्ट हो गया है प्रोटोटाइप के लिए, क्योंकि डेडलाइन दी जा चुकी है। ऐसे में खुद डीआरडीओ ने भी 9 मार्च को ट्वीट करते हुए कहा था कि एएमसीए के लैंडिंग एज का निर्माण एचएएल में एडीए और डीआरडीओ के डिजाइन के आधार पर 5वीं पीढ़ी के डिजाइन के लिए विशिष्ट सामग्री यानी कि स्पेशल मटेरियल के साथ शुरू हो चुका है और पहले प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो गया है। पहली यूनिट के संरचनात्मक और अन्य परीक्षण भी किए जा रहे हैं और एएमसीए अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। ये विमान 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ। और एएमसीए का जो स्टेल्थ संस्करण होगा वो 1500 किलोग्राम के इंटरनल पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जबकि नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट 5000 किलोग्राम तक के बाहरी पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर में पुरानी मोहम्मद वाली चौकी के नजदीक सतलुज नदी में पाकिस्तान की नाव पकड़ी है। इस नाव के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में कौन प्रवेश हुआ है इसकी जांच बीएसएफ कर रही है, यानी कि ये एंटर कर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई स्थानों पर सतलुज नदी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करती है। ये नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की नाव भारतीय इलाके में मिल चुकी है, लेकिन कौन प्रवेश कर गया है इसका सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कौन घुस गया इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिली है। इसीलिए दोस्तों 24 घंटे 7 दिन अब यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी फोर्स की भी एक सीमा होती है। कई जगह पर सीमा खुली है जहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है मैनुअल रूप से। ऐसे में इसे हम सुरक्षा की चूक कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता रहता है कि सुरक्षा बलों का क्या टाइम है आने का और जाने का, और इसी दौरान ये काम कर जाते हैं। और हमारे पास अगर सर्विलांस ड्रोन 24 घंटे निगरानी करते रहेंगे तो भले ही ये नाव मिली हो, कौन उतरा है, किस रास्ते गया है, कहाँ गया है, ये सारी चीजें ड्रोन से जो फुटेज मिल रही होगी उसके आधार पर उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसीलिए भारत ड्रोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। दोस्तों, नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चीन घबरा गया है और इसीलिए अब वो एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है नेपाल के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के एमसीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद चीन के विदेश मंत्री नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि चीन अब केपी ओली और उनके विरोधी प्रचंड के बीच समझौता कराने में जुट गया। उधर चीन के बढ़ते दखल के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। देउबा चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के ठीक बाद भारत जा रहे हैं। भारत के दौरे की अहमियत को देखते हुए नेपाली प्रधानमंत्री बिस्मेटक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका नहीं जा रहे हैं। अब वे वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और देउबा के बीच मुलाकात में चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, ये तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।